नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में देवा बारसे ने 20 साथियों के साथ सरेंडर किया है। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक सफलता मिल रही है। जहां बीजापुर और सुकमा में आज 3 जनवरी को 14 नक्सली मारे गए। वहीं नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के नक्सली कमांडर देवा बारसे ने सरेंडर किया है। देवा बारसे ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना में अपने 20 से ज्यादा साथियों के साथ पहुंचकर पुलिस के सामने हथियार समेत आत्मसमर्पण किया। देवा बारसे अपने साथियों के साथ पहले तेलंगाना के मुलुगु पहुंचा था, जहां से पुलिस टीम उसे हैदराबाद लेकर गई। देवा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और उस पर कई गंभीर नक्सली वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। इससे पहले भी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 1 करोड़ से अधिक के इनामी और सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके भी शामिल था। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल थी। कि छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में नक्सल नेटवर्क पर सुरक्षा बलों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिशें तेज हैं। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन दे चुके हैं। लिहाजा नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशंस को और तेज किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन के कारण नक्सलियों पर सरेंडर का दबाव बढ़ चुका है और वो इसी बात का नतीजा है कि बड़ी तादाद में नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सलवाद अब जल्द ही इतिहास के पन्नों में सिमटने वाला है। इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, नक्सलवाद आतंक से अंत तक। नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई। इकतीस मार्च तक हो जाएगी विदाई। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। खात्मे की दिशा में एक और कदम। नक्सलियों का निकल रहा दम। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 2025 साबित हुआ निर्णायक साल। डेडलाइन से पहले खात्मा तय। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा अभियान। देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती माने जाने वाले नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। 2025 सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिहाज से ऐतिहासिक सफलताओं वाला साल साबित हुआ। दो 2025 में एक तरफ 300 से ज्यादा नक्सली मारे गए। इनमें कई टॉप लेवल के कमांडर भी शामिल गए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियानों में 27 हार्डकोर नक्सली मारे गए। और उनके बड़े कैंपों को नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए सशक्त अभियान का ही नतीजा रहा कि करीब 2000 नक्सली सरेंडर करने को मजबूर हुए। के सुरक्षा तंत्र और सूचना तंत्र के सुदृढ़ करने के लिए प्रयास के कारण जून 2019 से अब तक 29 नक्सली लीडर्स न्यूट्रलाइज किए गए हैं।
इसी वर्ष 14 CCM PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से अब तक 1106 LWE कार्डर मारे गए हैं, 7311 अरेस्ट हुए हैं और 5571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुरक्षा बलों ने 862 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सली संगठनों की सेंट्रल कमेटी और जोनल कमेटियों की कई टॉप लीडर या तो मारे गए 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की, भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारी गई। नेपाल से तिरुपति तक फैले कथित रेड कॉरिडोर का ढांचा अब करीब करीब ध्वस्त हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद की आखिरी विदाई की तारीख का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का दी एंड हो जाएगा। मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो। नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल डीजी नक्सलवाद चीफ पंकज श्रीवास्तव सर, किस तरह से ये कामयाबी मिली, सबसे पहले आप ये बताइए। ये जो वामपंथी उग्रवाद की समस्या है, ये मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी है और पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो बस्तर के क्षेत्र में और बालाघाट के क्षेत्र में करीब करीब एक साथ ये समस्या जो करीब 40 साल पहले शुरू हुई
और 1990 के दशक में काफ़ी हिंसा हुई है और उसके बाद ये लगातार चलती रही है। तो वर्ष 2024 में केंद्र सरकार ने और यूनियन होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने सभी प्रदेशों को, वहाँ के सुरक्षा बलों को और प्रशासन को ये लक्ष्य दिया कि हम मार्च 2026 तक इस सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की समस्या को समाप्त करें और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रदेश सरकारें पूरी तरह से लग गईं। तो मध्य प्रदेश में भी जो है इस पर काम शुरू हुआ और 2024 में दिसंबर के महीने में जब वर्तमान पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना साहब की पदस्थापना हुई, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया कि हमको मध्य प्रदेश में भी इस पर बहुत तेज़ी से काम करना है और जो समय अवधि दी गई है उसमें हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो मैं बाहर से डेपुटेशन से वापस आया था कुछ महीने पहले, तो मुझे इसकी कमान दी गई और बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जो तीनों प्रभावित ज़िले थे, वहाँ पर शासन ने और हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने नए युवा आईपीएस ऑफिसर्स को और स्टेट पुलिस के नए अधिकारियों को वहाँ पर बड़ी संख्या में पोस्ट किया। तो जो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस उन ज़िलों में चलाए जा रहे थे वो सारे पद जो है इस तरह से नए युवा और अच्छे अधिकारियों से भरे गए। और उसके बाद जो है और जो बल की कमी थी उसको भी पूरा करने का बहुत तेज़ी से प्रयास किया गया और हर महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर महीने इस समस्या से हम कैसे लड़ रहे हैं और हमें क्या आवश्यक है इसके लिए समीक्षा बैठक करना शुरू कर दिया। तो जो उस क्षेत्र में हमें आवश्यकताएं थी, जैसे सड़कों का निर्माण हमें चाहिए था, मोबाइल फ़ोन के टावर्स की हम लोगों को आवश्यकता थी, इन पर काम वर्ष 2019-20 से चल रहा था, लेकिन अभी 2025 में इसमें बहुत तेज़ी लाई गई क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय के स्तर से होने लगी और हर महीने इसके बारे में क्या प्रगति है ये जवाब विभागों को देना पड़ रही। और जो अभियान वहाँ पे सैन्य अभियान, ये तो हमेशा पुलिस की जिम्मेदारी रही है, तो इस काम को भी हम लोगों ने जनवरी के महीने से बहुत तेज़ी से बढ़ाया। पहले आप देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों में 2019 से लेकर के 2024 तक हर वर्ष नक्सलियों से जो मुठभेड़ होती है उसमें 1-2 उग्रवादी मारे जाते थे। एक वर्ष 2023 में 6 मारे गए थे, उसके अलावा सभी सालों में 1-2 मारे जाते रहे हैं और मुठभेड़ों की संख्या भी काफ़ी कम रही है। तो हम लोगों ने पूरे फोर्स को इकट्ठा करवाया और कहा कि अब हम बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करेंगे और जो सैन्य कार्रवाइयाँ होती हैं, जो पुलिस को और सैन्य बलों को पता होती हैं, वो सारी कार्रवाइयाँ हम करेंगे। तो उसका ये रिजल्ट हुआ कि जनवरी से लेकर के जून तक बहुत अच्छी सफलताएं, अभूतपूर्व सफलताएं हमारे सुरक्षा बलों को मिली। हमारे मध्य प्रदेश के हाक फोर्स, हमारा एसएएफ और केंद्रीय बल जो है सीआरपीएफ और उनका कोबरा कंपनी, इन लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के अभियान में भाग लिया और 10 नक्सलियों को 3 अलग अलग मुठभेड़ों में, बालाघाट में और मंडला में धराशायी किया गया। बहुत सारे हथियार हमने उनसे लिए और तमाम और सामान हमने उनसे जब्त किया और इन 10 उग्रवादियों पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था। उसके बाद आ गई बरसात,
तो हमें ये निर्देश था कि बारिश में भी हम अभियान लगातार चलाएंगे। तो उसके लिए अलग से प्लान बनाया और हम लोगों ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया। फोर्ब्स सिक्योरिटी एजेंसियों को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बहुत मदद कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में टॉप कमांडरों के ढेर होने से नक्सलियों में इस बात का डर पैदा हुआ कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उस सूरत में उनका ढेर होना तय है। इसी डर के चलते टॉप कमांडर अपने कैडरों के साथ हथियार डाल रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड मल्टी प्रोगंड स्ट्रेटेजी नक्सलियों पर नकील कसने के लिए सोच समझकर चलाए गए ऑपरेशन इसके आकार को समेटने में अहम साबित हुआ है। पहले कभी ना हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और बेहतर सरेंडर पॉलिसी की वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2014 के 126 जिलों से घटकर 2025 में सिर्फ 11 रह गया है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा ही सबसे ज्यादा प्रभावित रह गए। सरकार की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में नक्सल से जुड़ी हिंसा में 70% से नक्सलियों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप तबाह किए गए हैं। उनके सपोर्ट सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट बन चुके नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है। नक्सलियों के घर में उसका आतंक खत्म किया जा रहा है और वहां पर तेजी से विकास की बयार बह रही है। अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर जिला नक्सलियों के आतंक से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, जबकि साउथ बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा सही साबित होती दिख रही है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुटालू पहाड़ी KGH में सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने
वासुदेव राव भी शामिल है। वासुदेव राव पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। ये जो बालाघाट और मंडला का जो जोन है वो एमएमसी जोन माना जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का मतलब एक तरह से देखा जाए तीनों राज्यों की सीमा लगती है। कितना बड़ी चुनौती रही इस एमएमसी जोन में नक्सलवाद को खत्म करना? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये अलग कोई एमएमसी जोन कोई पृथक नहीं है बाकी इस समस्या से। ये जो समस्या ये आंध्र प्रदेश में पहले ये प्रारंभ हुआ था और आंध्र प्रदेश से सीधे 80 के दशक में इसमें बस्तर में और बालाघाट में ये वहाँ के जो नक्सली थे वो आ गए और यहाँ इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये तब से समस्या यहाँ पे बनी हुई है और इसमें अगर कोई मारे जाते हैं नक्सली या कोई बीमार पड़ जाते हैं तो नए लोगों की सप्लाई उधर से ही सुकमा, बीजापुर, गढ़चिरौली उधर से लगातार होती रही है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगातार होती रही है। एक चीज़ देखी गई, पहले बालाघाट वगैरह के भी कई नक्सली थे लेकिन कुछ वृद्ध हो गए और कुछ जो है कहीं गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, तो वो संख्या कम थी। लेकिन बाहर से लगातार लोग आते गए हैं, रहे हैं। तो बारिश के समय में भी लगातार अभियान चले हैं, बिजली गिरी हमारे कर्मचारियों के ऊपर, घायल हुए और उसके बाद भी हम लोगों ने बारिश के बाद बहुत ज़्यादा इलाकों में जो पुराने सरेंडर नक्सलाइट से उनसे पूछताछ की गई और मैंने जैसे बताया कि हमारे अधिकारियों को हमने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अधिकारी जिन्होंने बहुत सफलताएं पाई हैं उनको आमंत्रित करके उनसे ट्रेनिंग करवाई। चुनौती थी बड़ी। हाँ, बड़ी हमने ट्रेनिंग करवाई और उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, बारिश में कैसे ऑपरेट करना है। और उसके बाद में जो है थानावार और चौकीवार फिर हम लोगों ने कहा कि अब ये इलाके जो पुराने इनके डेरे हैं वो सब साफ कराए जाएँ। अगर किसी डेरे पर ये आते हैं तो उसको घेरा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो कई एनकाउंटर हम लोगों ने उसके बाद लिए हैं और तमाम एनकाउंटर्स में वो घायल हुए, भागे, सामान उनका छूटा, हथियार उनके छूटे और उनको हम कहीं पर भी हम लोगों ने रुकना उनका असंभव कर दिया। तो उसकी वजह से जब आदमी को वहाँ पर कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, उसका राशन छीना जा रहा है और लगातार वो भाग रहा है, तो इनके दलों में भी आपस में काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास हुआ लोगों में और कई लोगों ने कहा कि हमको सरेंडर कर देना चाहिए। कुछ लोग रोक रहे थे तो अंदर ही विद्रोह की भी इनकी आशंका बन गई। वो अभी सरेंडर हुए हैं, वो लोग बता रहे हैं तमाम चीज़ें ये। तो उसकी वजह से इनको घुटने पूरी तरह से टेकने पड़े और फिर ये एक एक करके ये सारे लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ सरेंडर हुए, कुछ राजनांदगांव में सरेंडर हुए और कुछ वहाँ पे महाराष्ट्र में सरेंडर हुए। राजनांदगांव में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सरेंडर हुए एक बहुत छोटे से थाने पर, जबकि सेंट्रल कमेटी मेंबर का जो मिथ है कि वो बहुत बड़े वाले नक्सली हुआ करते हैं और हाँ, उन पर इनाम बड़ा होता है और तो जिस तरह से वो सरेंडर हुए ये मिथ भी इनका टूट गया। और उसके एक दिन पहले ही वो जहाँ पर छुपे थे वहाँ पर हमारी बड़ी सर्चिंग पार्टी पहुँची थी। करीब 1300 जवान उस एरिया में लगे थे और उनको कुछ सामान ले जाने का मौका नहीं मिला। करीब आधा ट्रक सामान हम लोगों ने वहाँ से जब्त किया, ये भागे थे। और उसके बाद में निश्चित रूप से पूरे दलम में बाकियों के विरोध के कारण दे हैड टू सरेंडर। तो सर एक बड़ी बात है कि तमाम आपके एनकाउंटर हुए, बड़ी संख्या में सरेंडर हुए, मगर ये एनकाउंटर और सरेंडर पहले भी होते रहे हैं। अब के सरेंडर और अब के एनकाउंटर में ऐसा क्या है कि माना जा रहा है कि नक्सलवाद पूरी तरह मुक्त हो चुका है? नहीं, ये मध्य प्रदेश में इस वर्ष के पहले कोई सरेंडर नहीं हुआ था। जो भी नक्सली मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एमएमसी जोन जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ये राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा और कबीरधाम जिला और गोंदिया, ये वाला जो इलाके में जो भी ऑपरेट करते थे,
इनमें जो भी सरेंडर करते थे वो अपने घर के पास सुकमा में, बीजापुर में, नारायणपुर में, जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी नक्सली ने सरेंडर किया है, वो 2 सितंबर अक्टूबर 28 अक्टूबर 2025 को सुनीता जो उसकी गार्ड थी रामदेव की सीसी की, उसने सरेंडर किया था और उसके बाद 12-13 लोगों ने सरेंडर किया। तो ये पहली बार हुआ है। और एनकाउंटर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पहले जो है साल में 2-3 एनकाउंटर्स, 1-2 एनकाउंटर्स होते थे और 1-2 नक्सली ही मारे जाते थे। वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस बार। 10 हम लोगों ने शुरू के 6 महीने में ही मारे और उसके बाद एनकाउंटर्स जो है तमाम हुए हैं, जिसमें कईयों में हमको खून से लथपथ उनके जूते कपड़े मिले हैं। फिर रात भर और अगले दिन पूरी उनकी सर्च की गई है कि कहाँ वो घायल आदमी होगा जिसको पकड़ा जा सके, और कई बार ये हुआ है और ये संख्या अभूतपूर्व रही है इस बार जो सक्सेसफुल। नवंबर में आंध्र के मारेडुमली के जंगल में एक मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर किए गए, जिसमें कट्टर माओवादी नेता मड़वी हिडमा, उनकी पत्नी राजे और कई करीबी सहयोगी शामिल थे। हिडमा साल 2013 के झीरम घाटी कांड और 2021 में सुकमा बीजापुर मुठभेड़ में शामिल था। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य और ओडिशा में संगठन के प्रमुख गणेश उइके समेत 6 नक्सली मारे गए। गणेश उइके माओवादी संगठन का बेहद कद्दावर नेता था और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। उस पर कुल 1.1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। गणेश उइके की मौत पूर्वी भारत में माओवादी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है। उड़ीसा राज्य अंतर्गत सुरक्षा बल एवं माओवादी संगठन के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके एवं अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी उड़ीसा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादी संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सुधाकर के रामचंद्र रेड्डी कोसा, इनके डेड बॉडी बस्सा संभाग के अंदर रिकवर की गई और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मोडम बालकृष्णा का गरियाबंद में रिकवर की गई थी। और सीमावर्ती जो राज्यों में गजाला रवि, माडवी हिडमा, विवेक मांझी, सहदेव और आज दिनांक को उड़ीसा राज्य अंतर्गत सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके की डेड बॉडी रिकवर की गई। इस प्रकार माओवादी संगठन की जो टॉप लीडरशिप के खिलाफ निर्णायक एक बढ़त हमें प्राप्त हुआ। आने वाले समय में उनके खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई करने का एक कार्य योजना है। इस परिस्थिति में माओवादी संगठन के पास मात्र एक ही विकल्प शेष रहेगी, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, अन्यथा हमारे सुरक्षा बल की कार्रवाई को परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। आतंक के गढ़ में शांति। नक्सलियों का तेजी से सफाया हो रखा है। नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रखा है। उसकी कमर टूट चुकी है। विकास के दूर जिन जंगली और पहाड़ी इलाकों को नक्सलियों ने अपना अड्डा बना रखा था, वहां पर विकास हो रखा है और इससे स्थानीय लेवल पर नक्सलियों को लोगों का समर्थन मिलना बंद हो गया है। युवाओं को गुमराह करके उनके हाथों में बंदूक थामने का दौर थम चुका है। यही वजह है कि मुट्ठी भर नक्सली अब जंगलों में मारे मारे फिरने को मजबूर हो गए हैं। कुछ एक टॉप लीडर इन्हीं चुनिंदा कैडरों के साथ नक्सलवाद को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जिन इलाकों में नक्सलियों का कभी दबदबा था, जहां पर नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी, लोगों का जीना मुहाल था, सड़क बदहाल थी, जिन नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचना मुश्किल था, उन इलाकों में करीब 12,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया गया है। वहां पर अब विकास है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और नक्सलियों की मनमानी पर नकेल कसे जाने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जो क्षेत्र पहले नक्सलियों से के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स,
स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो नक्सली पहले स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते थे, आज वही नक्सली आत्मसमर्पण कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई के पात्र हैं। आदिवासियों और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, दूरसंचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे के लगातार विस्तार ने नक्सलवाद की जड़ को कमजोर किया है। इस तरह से नक्सलियों के पैर अब पूरी तरह से उखड़ गए हैं। पिछले कुछ सालों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सैकड़ों सुरक्षा कैंप बनाए गए और इससे आम लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है और वो नक्सलियों की पहुंच से सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए, उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं, उनके लिए चिंता करने का काम हमारी सरकार का, हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बच्चे हैं वो हथियार त्यागे। इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा, अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। नक्सली अब पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। अब उनके पास ना तो छुपने के लिए कोई ठिकाना है, ना ही लड़ने के लिए कोई कैडर। ऐसे में तय है कि नक्सली अब जल्द ही जंगलों से गायब हो जाएंगे। वैसे भी इनकी विदाई की तारीख तय हो चुकी है। की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बना हुआ था। देश के आदिवासी इलाकों में इसने आतंक का राज कायम कर रखा था और आम लोगों का जीना मुहाल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे पूरी तरह से खत्म करने और लोगों को जीवन को सुरक्षित करने के लिए
समूह का नाम था जो बाद में माओवादी आंदोलन से जुड़ा और इन सभी का मकसद माओवादी विचारधारा के तहत कथित तौर पर सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में क्रांति लाना था। इसका मकसद जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों और किसानों का अधिकार दिलाना था। नक्सल आंदोलन की हालत ये है कि बस कहने भर के लिए आंदोलन रह गया है। हकीकत में सिर्फ बेवजह का खून खराबा और खौफ फैलाना ही रह गया है। लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन चलाने के नाम पर नक्सलवाद ने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया और नक्सलियों ने मासूम लोगों पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लैंडमाइन विस्फोट, यात्रियों का अपहरण और जबरन वसूली के रास्ते पर नक्सलवाद बढ़ता चला गया। नक्सलियों ने ग्रामीणों को ढाल बनाकर हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देना शुरू कर दिया। विकास के कामों में रुकावट पैदा करना और लोगों पर अपनी मर्जी थोपने लगे। नक्सलियों की हिंसा बढ़ती ही जा रही थी, लिहाजा उस पर नकेल कसा जाना बेहद जरूरी हो गया। अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। नक्सलियों के नेटवर्क के कमजोर होने से उसका सुरक्षा चक्र पूरी तरह से टूट चुका है और इसी का नतीजा है कि टॉप कमांडर भी खुद को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उससे ये साफ हो गया कि माओवादी आंदोलन अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बचे कुछ लीडर अब इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि कैडरों को सरेंडर करने से रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि नक्सलवाद की आखिरी विदाई तय है और जो लोग हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया? और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नक्सलियों के खात्मे का डेडलाइन करीब आने से पहले ही नक्सलियों में हड़कंप मचा है। नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगाने के लिहाज से 2025 बेहद ही अहम साबित हुआ है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही नक्सलियों की गिरफ्तारी से लेकर उनके सरेंडर करने का सिलसिला भी जारी है। नक्सलियों के बड़े चेहरे या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। मारे गए टॉप कमांडरों में नंबाला, नरसिम्हा, कट्टा और कोसा जैसे कुख्यात नाम शामिल है। नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का महासचिव था। सबसे बड़े नेता को सुरक्षा बलों ने नारायणपुर बीजापुर बॉर्डर पर एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। नक्सलवाद का सफाया केवल सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई के साथ ही मोदी सरकार की साफ नीति, विकास, संवाद और प्रशासनिक सुधारों का नतीजा है। नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर है। नक्सलवाद का खात्मा महज हिंसा का ही अंत नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी बड़ी जीत है। कैसे मानेंगे कि सर जो पूरा नक्सलवाद मुक्त हो गया? क्या रजिस्टर्ड पूरे खत्म हो गए हैं? कहीं और कोई और तो छुपे नहीं रहे? नहीं, ये जो है ना, ये जो है, ये इनके जो लोग सरेंडर होते हैं वो बताते हैं कि हमारे दलम में अभी कितने सदस्य हैं, कौन कहाँ का रहने वाला है। इनके नाम भी बड़े फ्लूइड होते हैं। एक ही आदमी कई पुराने हीरोज का नाम रखता है, तो हर आदमी के 3-4 नाम होते हैं। लेकिन जब ये जो है सरेंडर हो रहे हैं तो वो पूरा बताते हैं कि कौन से दलम में कितने लोग हैं, आज की समझ में कौन सदस्य हैं, क्या उनके पास हथियार है। फिर जो इनकाउंटर वगैरह में हम इनका सामान जब पकड़ते हैं तो उसमें इनकी डायरी, इनकी नोटबुक, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं जिसमें भी ये सब डिटेल रहते हैं।
फिर हमारे जो मुखबिर हैं वो भी हमें बताते हैं बहुत सारी चीज़ें कि कौन लोग हैं, अभी कितने लोग हैं, कौन कहाँ से किस तरफ चला गया, ये सारी चीज़ हमारे पास आती रहती है। तो हमारे पास करीब करीब एग्जैक्ट 100% नाम नंबर सब रहता है सबका, और अपडेट करते रहते हैं हम। अपडेट, कोई फोटोग्राफ मिल गया तो उसको भी अपडेट करते हैं, कौन सा हथियार लेके चल रहा है आदमी वो अपडेट करते हैं, और कोई चला गया यहाँ से छोड़ करके तो वो भी हमको पता लगता है। उस हिसाब से अभी जो है ये संख्या 0 है और ये 0 ही रहेगी। सर, देखने में आता था कि कुछ स्थायी मेंबर रहते हैं इनके दलों में, हिडमा चलो सबसे ऊपर रहता है, बाकी कुछ अस्थायी रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं इनको, या जो सर्वाइवल में सहायक होते हैं इनके लिए। तो इनको हथियार कहाँ से आते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, ये रसद वगैरह? ये जो है ना, ये बहुत बड़ा है कि नहीं? बहुत जो है ये 50-60 सालों से चलने वाला 1960 के दशक में ना ये नक्सलवाड़ी से ये वामपंथी उग्रवाद शुरू हुआ, जो हिंसक वारदातें करके और सत्ता हथियाने का काम करता था। तो ये बहुत पुराने संगठन हैं। और हिडमा जो आप बता रहे हैं, ये इसकी एक गुरिल्ला आर्मी थी, उसकी एक बटालियन का वो हेड था, और कई ऐसे हमलों में वो शामिल रहा है जिसमें सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या हताहत हुई है या कुछ राजनीतिक नेताओं वगैरह को मारा गया है। तो इसलिए वो दुर्दांत हो गए थे, और कहते हैं कि उसको सेंट्रल कमेटी मेंबर बाद में अपग्रेड किया गया था। वो आदिवासी थे हिडमा, लेकिन उसमें भी पक्का नहीं है कि उसको जो है CCM सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया था। ये जो इसमें जो संगठन है, ये चीन का जो ऐसा वहाँ पर चीन के देश में जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन चलता है, करीब करीब उसी तर्ज पर ये चलता है। तो इस संगठन में जो सबसे ऊपर जो सबसे टॉप पर जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल ब्यूरो। एक सेंट्रल कमेटी होती है जिसमें से कुछ पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स बनते हैं। तो सेंट्रल कमेटी मेंबर और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर ये बहुत सीनियर कैडर माने जाते हैं। जनरली ये लोग इस वामपंथी उग्रवाद के जो ये CPI माओवादी है, और इसके पहले PWG था, CPI माओवादी था झारखंड में और बिहार के इलाके में, सब मर्ज होकर 2004 में एक बना। तो इसमें ऊपर के इसमें ज़्यादातर लोग आंध्र प्रदेश के, जो तेलंगाना भी है उसमें शामिल, और महाराष्ट्र के या बंगाल और बिहार के लोग हैं। और जो नीचे का कैडर है वो स्थानीय कैडर होता है। तो इधर जो है हाँ बहुत आदिवासी हैं, जिसमें माड़िया, मुरिया, गोंड आदिवासी जो बस्तर और जिसको सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर उधर के लोग बहुत हैं। गढ़चिरौली जो पश्चिमी बस्तर से लगा हुआ है वहाँ के लोग हैं। कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ 2-3 यहाँ पे बालाघाट के भी थे, ये गोंड आदिवासी थे। तो नीचे का कैडर जो है स्थानीय लोग प्रभावित हो जाते थे। ये नीचे का कैडर जो है उतना ज़्यादा हार्ड लाइनर विचारधारा वाला नहीं होता, लेकिन ये इस्तेमाल होते रहे हैं इस तरह से कि एक तो ये इन लोगों को जो है इस संगठन के जो बड़े वाले नेता हैं, एक तो उनको ये शेल्टर देते हैं अपने घरों में और आसपास के जंगल में। दूसरा, इनको खाना देते हैं, रसद देते हैं, सारी सप्लाई करते हैं। तीसरा, ये अपने बच्चे, अपने लड़के लड़की वो इनको सप्लाई करते हैं जो नीचे का कैडर बनाता है। तीन चीज़ें हो गई। और चौथा, ये पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ इंटेलिजेंस देते हैं, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब कहाँ सुरक्षा बल किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें जनरली नीचे का कैडर सप्लाई करता रहा है। हथियार बहुत सारे इन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे हैं। ये पहले से इनकी ये टैक्टिक रही हुई है। और आंध्र प्रदेश में जो है आज़ादी के पहले भी कुछ आंदोलन हुए, उसमें भी पुलिस थानों को लूट करके और पुलिस कर्मियों से हथियार लूटने का ये पुराना हुआ है। नक्सलबाड़ी में भी है। हाँ, हमारे यहाँ के तो हमने पूरे बरामद कर लिए हैं। बाकी जगहों पर भी सुरक्षा बल उनको अधिक से अधिक हथियार बरामद करवा रहे हैं। कुछ हथियार ये खुद बनाने लगे थे, कुछ अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री बना के। भोपाल में भी एक फैक्ट्री बहुत साल पहले पकड़ी गई थी, तो कुछ हथियार ये बनाने की कोशिश भी करते रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनको कुछ हथियार इन्होंने प्रोक्योर किए हैं, खरीदे हैं। ये
मणिपुर और आसाम के जो कुछ उग्रवादी संगठन है वहाँ से भी ऐसा कहा जाता है कि वो पहले खरीदते रहे हैं ये हथियार। तो इस तरह से सप्लाई इनको मिलती है और जो ग्रे मार्केट होती है हथियारों की वो वहाँ पर हथियार उपलब्ध हो जाते हैं और जो लोग इसके जो दलाल होते हैं वो इस चीज़ों को सप्लाई कराते हैं। तो इस तरह से हथियार इनको मिलते रहे। अब वो दिन दूर नहीं रह गया जब देश में नक्सलवाद इतिहास की पन्नों में सिमट जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह जी वो मिशन पहले ही दे चुके हैं और उस विजन के साथ हमारी ग्राउंड फोर्सेस लगातार देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही। वो दिन अब दूर नहीं जब देश से नक्सलवाद की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये उम्मीद भी है और विश्वास भी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।